नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप। विश्व हीमोफीलिया दिवस पर विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया बीमारी क्या है और इस बीमारी का कारण क्या है और इसकी रोकथाम क्या है? एक्चुअली क्या है, सबसे पहले लोगों में जागरूकता की कमी है और इस बीमारी के प्रति लोग जागरूक हों, इसलिए 17 अप्रैल को हर वर्ष पूरे विश्व में हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और इस हीमोफीलिया दिवस पर बातचीत करने के लिए और ये हीमोफीलिया जो बीमारी है हम किसे कहते हैं और इसके कारण क्या है, इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विंध्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित डॉक्टर गौरव त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आज हीमोफीलिया दिवस भी है, ये हम किस बीमारी का नाम बताते हैं कि ये हीमोफीलिया, ये है क्या चीज? हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। वाक़ई में हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और आज 17 अप्रैल हर वर्ष की भांति हम विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं और 2026 में विश्व हीमोफीलिया दिवस का जो थीम है, वो है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर इन हीमोफीलिया। मतलब अगर हीमोफीलिया का डायग्नोसिस ही सही तौर पे बन जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। तो जब हम बात हीमोफीलिया की करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जब भी कोई चोट लगती है, किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी चोट लगने के बाद 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वो खून बहना बंद हो जाता है। तो ये हीमोफीलिया हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट कितने सालों तक चलेगा? क्या लंबे अरसे तक चलेगा? तो जी जी, ठीक हो ये जाता है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चूंकि ये जेनेटिक बीमारी है तो पहली बात तो ये बीमारी खत्म नहीं होगी। अगर ये बीमारी किसी व्यक्ति में आ जाती है, उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट कराते हैं हम लोग, पीटी और एपीटीटी के नाम का एक टेस्ट होता है। अगर एपीटीटी बढ़ा हुआ है तो हम फैक्टर का लेवल कराते हैं, फैक्टर 8 की कमी है या 9 की कमी है, और जो कमी है वो हमें लाइफ लॉन्ग वो फैक्टर बच्चे को देना पड़ता है। ये बीमारी खत्म नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत बनी रहती है। हाँ, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो अपना बचाव करता है, टकराता नहीं है, ब्लीडिंग कम होती है, अब संयम करता है, शरीर एक्सरसाइज करता है, मसल बिल्ड होता है, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन बीमारी निरंतर बनी रहती है और उन्हें समय समय पे हमें फैक्टर देने की आवश्यकता पड़ती है। और जिन बच्चों में ज्यादा ब्लीडिंग होती है उनमें हम जैसे डायबिटीज में इंसुलिन रेगुलर देते हैं, ऐसे ही हम रेगुलर फैक्टर देते हैं जिसको हम प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। और जिससे उनके ज्वाइंट्स खराब ना हो, उनको बार बार ब्लीडिंग ना हो, लेकिन ये लगातार देना पड़ता है। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फैक्टर बहुत सस्ते नहीं आते। अगर आप उसे बाहर खरीदना चाहेंगे तो एक फैक्टर करीब 10 से 12 हजार रुपए का एक इंजेक्शन आता है। और अभी एक नया इंजेक्शन एमिसीजुमैब करके इंजेक्शन है जो लगभग 40,000 का एक इंजेक्शन है। लेकिन शासन की योजना में, एनएचएम और हमारे मेडिकल कॉलेज की योजना में, ये सारे इंजेक्शन हम मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और सारे मरीजों को हम ये इंजेक्शन जरूरत पड़ने पे उपलब्ध करा रहे हैं। तरह की क्या बीमारियां पाई जाती हैं बच्चों में या और बुजुर्गों में? जी जी, बिल्कुल। अगर ये बहुत अच्छा सवाल है और ये अपने दर्शकों को भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारी संस्था में, संजय गांधी अस्पताल में, हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, चूंकि मैं खुद ब्लड और कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट करता हूं, तो करीब 50 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनको ये बीमारी है और उन बच्चों का हम लगातार इलाज करते हैं और इसी तरह हर जगह इस बीमारी के मरीज हैं। तो ये कोई अनकॉमन बीमारी नहीं है। हाँ, इतनी कॉमन नहीं है जैसे सर्दी जुकाम है, लेकिन पहले क्या होता था, इस बीमारी के लक्षण तो होते थे लेकिन उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता था। लोग ब्लीडिंग से वो अपंग हो जाते थे, उनके चलने फिरने ज्वाइंट खराब हो जाते थे, कई लोग ब्लीडिंग से उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, इसलिए बीमारी पकड़ में नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहे हैं, जांचें हो रही हैं, तो बीमारी पकड़ में आ रही है। और आज के सिनेरियो में आप अपने जिले में हम बात करें तो लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चे और बड़े मिला के, जिनमें ये बीमारी का इलाज लगातार चल रहा है। लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं है कि वो खून बहना बंद क्यों हुआ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, उस मैकेनिज्म को हम ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो प्लेटलेट, तो अगर किसी व्यक्ति को प्लेटलेट की कमी होती है तब भी उसके शरीर से ब्लीडिंग होती है। और दूसरे होते हैं कोगुलेशन फैक्टर। कोगुलेशन फैक्टर मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका काम ही खून को जमाना होता है। और ऐसे करीब 12 केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में काम करते हैं और उसके अलावा अन्य छोटे छोटे। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जिनको हम फैक्टर 8, फैक्टर 9 बोलते हैं और फैक्टर 11। अगर इनकी कमी हो जाए तो व्यक्ति को हीमोफीलिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड बीमारी है और इसमें इस तरह के फैक्टर की कमी होने से ये बीमारी होती है। यह एक तरह की अनुवांशिक बीमारी भी है जो कि परिवार में अगर किसी भाई को या मामा नाना के परिवार में नाना या मामा को है तो आने वाले वंश में बच्चे को होगी। और लड़कियों को ये बीमारी अमूमन नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये कितनी घातक होती है हीमोफीलिया अगर किसी को है?
हम उसको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? बिल्कुल, देखिए इस बीमारी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे में किस तरह के लक्षण आएंगे। तो बच्चों में जैसा मैंने बताया कि एक आनुवंशिक बीमारी है और ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं में ये बीमारी नहीं होती, लेकिन महिलाएं इस बीमारी की वाहक होती हैं। अच्छा। मतलब महिलाएं अपने होने वाले बच्चे को वो बीमारी दे सकती हैं अगर उनके पिता या भाई में ये बीमारी है, तो ये वाहक का काम करती है। और जिस भी व्यक्ति में बीमारी होगी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि शरीर में कहीं से ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग इस बीमारी में मेनली कैसी होती है कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसके घुटने टकराते हैं, उनके हाथ पैर की मांसपेशियां टकराती हैं, तो वहां पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, उसमें सूजन आना शुरू हो जाता है। और कई बार हमें ये लगता है कि वो गठिया है या उसके जोड़ों में सूजन आ रही है, वो लेकिन जबकि वो अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है। तो इस बीमारी में सबसे पहले लक्षण यही होते हैं। और अगर हम समय रहते इसको पकड़ लेते हैं तो ये जानलेवा नहीं होती, क्योंकि इसका इलाज हो सकता है। लेकिन कभी कभी हम उसे डायग्नोज नहीं कर पाते और ऐसे केसेस में जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार ब्रेन से ब्लीडिंग हो जाती है, पेट में ब्लीडिंग हो जाती है, और तब ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। क्या हमारे संजय गांधी अस्पताल में मौजूद है क्या? जी बिल्कुल, ये जैसा मैंने आपको बताया कि जब इस तरह का कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसे पीटी और एपीटीटी नाम की एक जांच कराते हैं, जो हमारे सेंट्रल लैब में संजय गांधी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। वो जांच आने पे जब एपीटीटी बढ़ा होता है तब हम उसे फैक्टर एसे कराते हैं, वो भी जांच हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो किसी भी व्यक्ति को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसकी जांच नहीं करा सकते। सारी जांचें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और अब आजकल तो जैसे गवर्नमेंट का वो है कि सारी जगह सेंट्रल लैब्स हैं, तो जितनी बड़ी बड़ी जांचें हैं वो भी हम डायरेक्टली अपने यहाँ करा सकते हैं। और इवन हमारे पास एनजीओ का सपोर्ट भी है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई जांच यहाँ नहीं भी हो पाती तो हम एनजीओ की मदद से वो जांच बाहर से भी मरीजों के लिए करा सकते सर, तो बाकी हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हीमोफीलिया है, तो हम लोग जागरूक रहें, हमारे दर्शक जागरूक रहें, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या सावधानी बरतें? जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके परिवार में आसपास कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चोट लगने पे ब्लड बंद नहीं हो रहा है या देर से बंद हो रहा है, या छोटे मोटे मुंह में या कहीं भी हाथ पैर में कट लग जाने पे उसकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है, या किसी के परिवार में अगर ऐसी हिस्ट्री है, तो उसकी जांच जरूर कराई जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम समय रहते, जैसा मैंने बताया कि 2026 का हीमोफीलिया डे का थीम भी यही है कि अगर हम समय रहते उसकी जांच करा लेंगे तो आज के सिनेरियो में फैक्टर कंसंट्रेट, एमिसिजुमैब, कॉन्सिजुमैब, बहुत नई नई दवाइयां इस बीमारी में उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से हम बच्चे का आजीवन अच्छा इलाज कर सकते हैं। और साथ में उनका फिजियोथेरेपी, मसल थेरेपी, ये सब करा के हम उनको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। पहले क्या होता था, इस बीमारी में डायग्नोसिस देर से होने की वजह से या तो मृत्यु हो जाती थी बच्चे की, या वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते थे, तो उनका चलना फिरना बंद हो जाता था, व्हील चेयर में पूरी जिंदगी बिता देते थे। तो ये सब चीजों को बचाना हमारा संकल्प है। और वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन का ये संकल्प है कि जिस व्यक्ति को ज्यादा ब्लीडिंग हो तो हम उनको रेगुलर फैक्टर थेरेपी भी दे सकते हैं। हर हफ्ते में 2 से 3 दिन हम रेगुलर थेरेपी दे सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हीमोफीलिया जो बीमारी है, उसके उपचार की सारी सुविधाएं हमारे संजय गांधी अस्पताल में है, जांच की सारी सुविधाएं हमारे संजय गांधी अस्पताल में उपलब्ध हैं। तो ये हीमोफीलिया एक घातक बीमारी है। अगर किसी को अगर हो जाती है इस तरह की बीमारी, अगर जानकारी में आ जाती है, तो अब उपचार के लिए सारी सुविधाएं डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि हमारे संजय गांधी अस्पताल में उपलब्ध हैं। तो इस तरह की अपडेट लेने के लिए आप देखते रहिए खबर आप तक में। आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ, कई ऐसे पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं जिनको जब सर्जरी वाले सर्जरी करने ले जा रहे होते हैं, जिनमें माइल्ड हीमोफीलिया होता है, और जांच के दौरान पता चलता है कि उनको ये बीमारी है, तो हम ऐसे मरीजों को भी हम सपोर्ट करते हैं, उनको सर्जरी के दौरान हम सपोर्ट करते हैं। तो किसी भी उसमें अगर कोई व्यक्ति कोई बीमारी पकड़ में आती है तो पूरी तरह से उसका इलाज, उसकी जांच, सब कुछ यहाँ संभव है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमिता सिंह, शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है, और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं। और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है, हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।